Good evening, students. As you know, my name is विकास कुमार और अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म पर जो आपका जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल का पेपर है उसको कवर अप किया जा रहा है। उसी कंटिन्यूएशन में ये आज का वीडियो है। ये पार्ट थर्ड होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालना है उसका। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के कुछ और टाइप्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्टार डेल्टा जो कन्वर्जन है रेसिस्टेंस के लिए उसको भी कवर अप करेंगे और साथ ही साथ आज दो नए लॉज को भी सीखेंगे, दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी नए हैं, मोरल काफी बूस्ट होता है। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अंदर से बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाने के लिए एक तरह से समझिए प्रेरणा मिलता है। आप ही लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। जहाँ पर भी आप पे किए हैं, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन में भी, या कहीं पर भी आप पे किए हैं। ठीक है, जो पे किए सो किए हैं। आपका यहाँ पर जो जितना पेपर हो पा रहा है कवर अप कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो जेएसएससी जेई में ये पार्ट थर्ड है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। क्वेश्चन जो अभी हम लोग टैकल करने वाले हैं वो क्यूब रेसिस्टेंस वाला है। क्यूब का प्रॉब्लम, क्यूब प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने की गलती तो कभी कीजिएगा नहीं। एमसीक्यूज है, इसमें सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जेई लेवल पर जो डिप्लोमा का जो जेई लेवल है, इसमें 3 टाइप के ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग बस वही 3 टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। हम आपको एक तरीका बता देंगे, आप याद रखिएगा, रिजल्ट याद रखिएगा। देखिए यह है हमारा क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक क्यूब का निर्माण कर लिए। ठीक है, यह है हमारे लिए क्यूब। इस क्यूब का प्रॉब्लम आपसे पूछेगा। ठीक है, यह है हमारा क्यूब। अब इस क्यूब में जो है वो आपको रेसिस्टेंसेज लगा देगा कई बार, नहीं तो सीधे ऐसे भी दे देगा कि ये आर वैल्यू है, ये आर वैल्यू, ये आर वैल्यू, ऐसे सबका आर आर वैल्यू दे देगा। कैपिटल आर दे, स्मॉल आर दे, ठीक है, जो भी देगा। तो क्यूब का जो प्रॉब्लम होता है, ये 3 तरह का प्रॉब्लम होता है। एक तो एज का प्रॉब्लम होता है, मतलब एक एज वाला पे पूछेगा। एक आपको फेस पूछेगा, इसको फेस डायगोनल बोलते हैं। और एक पूछेगा आपसे बॉडी डायगोनल। बस यही 3 टाइप के आपको प्रॉब्लम देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग एज वाला प्रॉब्लम को देखते हैं। एज किसको बोलेंगे हम लोग? मान लीजिए ये और ये, मतलब एक तल पर, एक समतल पर। ठीक है, इधर से आप घुसे, ये ए है, ये बी है। ये आपका एज का प्रॉब्लम हुआ। मतलब यहां पर आपको एक रेसिस्टेंस इस तरह से दे देगा। सब जगह आप अपने से एक रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए। यहां पर एक रेसिस्टेंस है, यहां पर एक रेसिस्टेंस है, इस जगह पर एक रेसिस्टेंस है, यहां एक रेसिस्टेंस है, यहां एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस इस वाले सेक्शन में है, एक रेसिस्टेंस यहां पर है, एक रेसिस्टेंस यहां पर है, एक रेसिस्टेंस आप यहां मान लीजिए है। ठीक है, और एक यहां छूट गया है। चलिए, ठीक है, और सबकी वैल्यू कितना दे दी गई है? आर, आर स्मॉल आर, सबका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सबका वैल्यू स्मॉल आर है, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कुछ आर कुछ 2R दे दिया, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, सबका वैल्यू सेम रखेगा। ठीक है, तो एज प्रॉब्लम मतलब ये आपका एक समतल हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक समतल हो गया, एक फेस, एक प्लेन हो गया। इस प्लेन में यहां कहीं पर भी यहां दे दे, यहां दे दे, या यहां दे दे, मतलब कभी भी डायगोनल पे नहीं देगा, कॉर्नर पे देगा। ये एक अगर आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, ऐसे करोगे तो किसी 2 जगह कंजुकेटिव, ये दोनों पॉइंट यहां और यहां दिया, मतलब ये डायगोनल हो गया। इस प्लेन का ये डायगोनल हो गया, डायगोनल पे नहीं देगा। यहां दे देगा तो यहां देगा। अगर आपसे यहां दिया है तो यहां पूछ लेगा,
या फिर आपसे यहां दिया है तो यहां दे देगा, ऐसे देगा। तो ये कभी ये पॉइंट्स कभी आपस में डायगोनल वाले डिस्टेंस पे नहीं रहेंगे। देख लीजिए ए और बी ये डायगोनल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहां देकर अगर यहां दे देता, अगर ये चीज यहां दे देता तब ये डायगोनल हो जाता, इसका ये डायगोनल हो गया। ठीक है, तो यहां का नहीं बोल रहा, यहां पर रहेगा तो ही आप इसको क्या बोलिएगा, एज का प्रॉब्लम बोलिएगा। ठीक है, तो एक टाइप ये होता है। ठीक, इसको सॉल्व करने का तो मिस्टेक करना ही नहीं है एग्जाम में, वैल्यूज को याद रखना है। हम आपको याद रखने का तरीका ही बता देंगे, लेकिन वैल्यूज याद रखना है कि एज वाले प्रॉब्लम में वैल्यूज कितना आएगा। तो आप सिंपल याद रखिए 7/12R याद रखना है। कुछ चीजें आपको याद रखने पड़ेंगे, हम तरीका तो अभी लास्ट में बता ही देंगे कैसे याद रखना है, लेकिन एज में अगर आपसे पूछा तो 7/12R याद रखिएगा। अब आता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका प्लेन हो गया, ये जो आपका प्लेन हो गया, इसमें आपको पॉइंट्स कहां रहेंगे, डायगोनल पर रहेंगे, यहां पर आएगा। दिस इज योर फेस डायगोनल। इस प्लेन में ये जो आपका एक प्लेन बना, इस प्लेन में ये आपका एक प्लेन है ना, इस प्लेन में ये ए पॉइंट और ये आपका डायगोनल डिस्टेंस हो गया। ये आपका जब पूछेगा कि ए और बी के क्रॉस निकालिए, तो देखिए ए और बी डायगोनल वाले डिस्टेंस पर है, डायगोनली डिस्टेंस पर है, तो डायगोनल डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल बोलते हैं। और फेस डायगोनल में जो आपका वैल्यू आता है दैट इज 3/4R आएगा। याद रखना है, तीन ही टाइप होता है, तीन वैल्यू याद रखना, और याद करने का तरीका भी हम अभी तुरंत बताएंगे। ठीक है, फिर आता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल में क्या होगा, ये वाला और ये पूरा बॉडी जो है ये डायगोनल डिस्टेंस पे है। मतलब अगर क्यूब लीजिएगा तो थोड़ा 3D इमेजिनेशन देखिए, यहां से गए डायगोनली, यहां पर देगा तो ये बॉडी डायगोनल नहीं होगा, यहां देगा क्यूब में, यहां से यहां तक क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा। ठीक है, यहां से यहां तक, तो बी पॉइंट इस बार यहां दिया है। जैसे कि हम एक क्यूब बनाते हैं यहां पर, ठीक है, यहां एक क्यूब बनाते हैं इस जगह पर, देख लीजिए, ये हम एक छोटा सा आपके लिए क्यूब बना दिए। चलिए, ठीक है, ये तो बॉडी डायगोनल किसको बोलिएगा, तो ये वाला पॉइंट अगर कोई लिया है तो इसके ठीक उल्टा ये पॉइंट, ये आपका बॉडी डायगोनल हो गया। कोई आपको यहां दे दिया, ठीक है, तो ये दोनों बॉडी डायगोनल नहीं हुआ, ये दोनों आपका फेस डायगोनल हो गया। ये एक प्लेन हुआ, इस प्लेन में यहां से यहां, तो ये फेस डायगोनल हुआ, बॉडी डायगोनल नहीं। बॉडी डायगोनल मतलब इस कोना से निकले तो उधर निकलिए, ये हो गया बॉडी डायगोनल। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दे दिया, इधर से पूछा ये वाला, ठीक है, तो इसका बॉडी डायगोनल किधर जाएगा, ये वाला पॉइंट है तो इसका बॉडी डायगोनल जाएगा यहां। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, बॉडी डायगोनल होंगे। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल का अगर प्रॉब्लम रहता है तो इसका आता है आपको 5/6R। ठीक है, बस आपको ये तीन वैल्यूज को क्या रखने हैं, याद रखना है। बाकी रहेगा याद करने का तरीका कैसा है, तो वो हम आपको बता देते हैं। याद कैसे रखना है ये तरीका एक तरह से आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तीन ही टाइप होते हैं। एक होता है एज, एज स्टैंड फॉर ई, एक होता है फेस, और फिर होता है बॉडी, EFB याद रखना है। ठीक है, अब आपको यहां बटा लगा लेना है, सब में ये बटा है, नीचे में लिखिएगा 1 2, फिर यहां लिखिएगा 3, फिर नीचे 4, फिर यहां 5, फिर 6, 6 के बाद फिर इधर 7, ऐसे याद रखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहां पर 7। बस इसको आप थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब में R लगा दीजिएगा। तो ये हो गया आपको एज डायगोनल का आंसर, ये हो गया आपको फेस डायगोनल का आंसर, और ये हो गया आपको बॉडी डायगोनल का आंसर। देख लीजिए, एज डायगोनल 7/12R है, फेस डायगोनल 3/4R है, बॉडी डायगोनल 5/6R है। ठीक है, तो क्यूब का प्रॉब्लम बस ये तीन ही टाइप के क्यूब होंगे जो आपसे इस क्यूब में प्रॉब्लम पूछेगा। तो सॉल्व करने के लिए वैसे भी MCQs है। ठीक है, आपसे कोई ने पूछा कि आप कैसे सॉल्व किए हो, कोई सब्जेक्टिव का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, तो आपको बस ये वैल्यूज को याद रखना है। ये क्यूब वाला प्रॉब्लम हो गया। चलिए, तो क्यूब प्रॉब्लम इतना ही होता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो है आपको स्टार डेल्टा।
ठीक है, देखिए इससे जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा कम ही कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको क्या रहेगा कि वैल्यूज पूछ लेगा स्टार डेल्टा में। ठीक है, तो दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक तो होता है स्टार और दूसरा होता है डेल्टा। स्टार में क्या रहेंगे, तीन रेसिस्टेंसेज रहेगा इस तरह से, ठीक है, और ये तीनों रेसिस्टेंस, ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, ये मान लेते हैं R3 है। इस पॉइंट को आप स्मॉल a मान लीजिए, इस पॉइंट को स्मॉल b मान लीजिए, इस पॉइंट को स्मॉल c मान लीजिए। तो ये कनेक्शन, तीनों रेसिस्टेंस एक जगह पर यहां कनेक्टेड रहेंगे, इसको न्यूट्रल बोलेंगे। तो ये कैसा कनेक्शन हुआ, स्टार कनेक्शन हुआ। डेल्टा में क्या होता है, तीन रेसिस्टेंसेस यहां भी रहेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। जैसे ये दोनों यहां पर A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये रेसिस्टेंस जो है A और B के बीच में कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसका वैल्यू RAB मान लिए। ये रेसिस्टेंस B और C के बीच में है तो RBC मान लिए, C और A के बीच में है तो RCA मान लिए। हम साइक्लिक फॉर्म में लिखे हैं AB BC CA, A और B के बीच में RAB, B और C के बीच में RBC, C और A के बीच में RCA। तो ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया, ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि आपसे जो पूछा जाएगा वो कन्वर्जन, ठीक है, आपको कुछ वैल्यू दे देगा, बोलेगा इसका डेल्टा इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि डेल्टा इक्विवेलेंट क्या होगा। आया बात समझ में? लाइक अगर आपसे स्टार में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है स्टार टू डेल्टा बताइए, ठीक है, तो आप जब ये स्टार टू डेल्टा बताइएगा तो वो आप कन्वर्जन कैसे लिखिएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको डेल्टा बताना मतलब ये A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस यहां पर आपको कनेक्ट करना है, जिसका नाम होगा RAB। यही आपसे पूछ रहा है, तो ये RAB का वैल्यू आप कैसे लिखिएगा वो देखिए। ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से कैसे लिख रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। देखिए, ये जो भी स्टार में कनेक्शन दिया है, ठीक है, इसको आप कैसे लिखिए, तो 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1, ऐसे आप लिखे। ठीक है, आप लिखे कैसे, 1 2 2 3 3 1, यानी R12 लिखे। तो R12 का मतलब क्या हुआ, हम इसको फिर समझा दे रहे हैं। R12 का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कीजिए, R1 R2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 2 3 का मतलब R2 R3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 का मतलब R3 R1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ऐसे लिख दीजिए जोड़ के। ये न्यूमरेटर हो गया, ये सब में कॉमन रहेगा। फिर चाहे आपसे RAB पूछ ले, फिर चाहे आपसे RBC पूछ ले, फिर चाहे आपसे, वीडियो में यहां दिखेगा, चलिए RCA यहां लिख के बता देते हैं, ठीक है, या यहां लिख देते हैं RCA। RAB पूछे, चाहे RBC पूछे, चाहे RCA पूछे, इन सब में जो है आपका ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कॉमन है, ये आपका चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दैट इज R1 R2 R2 R3 R3 R1। ये देख लीजिए, न्यूमरेटर तीनों में कॉमन है। फर्क आएगा तो सिर्फ डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का फर्क आना मतलब हर का फर्क, हिंदी में इसको हर बोलते हैं। ये ऊपर वाला अंश है, जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे, ये ऊपर वाला अंश हो गया। देखिए अंश सब में एक जैसा है, सिर्फ हर में परिवर्तन हो गया, यानी डिनोमिनेटर में आपका चेंज आएगा। तो जब RAB बोलेगा तो इसके ठीक सामने का रेसिस्टेंस कौन है, R3 है। आप सिंपली R3 से डिवाइड कर दीजिए। जब आपसे RBC पूछेगा तो RBC आप कहां कनेक्ट कीजिएगा, B और C के बीच में, यही होगा RBC। तो RBC के ठीक सामने कौन है, R1 है, तो R1 से डिवाइड कर दीजिए। आपसे RCA पूछेगा तो आप RCA कहां लगाइएगा, यहां लगाइएगा। ठीक है, RCA यहां लगाइएगा आप C और A के बीच में, तो इसके ठीक सामने कौन है, R2 है, तो ये आप R2 डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हम कब किए, स्टार टू डेल्टा, यानी स्टार में आपको नेटवर्क दे रखा था, आप उसको ऐसा डेल्टा में कन्वर्ट कर दिए, आप RAB RBC RCA का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, आई होप आपको ये स्टार टू डेल्टा
क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिएगा। जिस वे में हम लिखे हैं उसी तरीका में आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा स्टार टू डेल्टा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेल्टा टू स्टार। ठीक है, अब हम लोग डेल्टा टू स्टार देखेंगे। ठीक है, डेल्टा टू स्टार मतलब आपको वैल्यूज डेल्टा में पता है, अब आपको कुछ स्टार में वैल्यूज बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे देखिए, अब हमको दिया हुआ है डेल्टा वाला सब वैल्यूज, मतलब हमको इसका वैल्यूज पता है, इस ये सारे वैल्यूज हमको पता है। अब हमको डेल्टा से स्टार जाना है। ठीक है, तो आपको जब ये पता है तो आप कैसे स्टार कैसे बनाइएगा, पैसे बनाइएगा। ऐसे बनाइएगा आप। ठीक है, और ए से जो आता है R1, बी से जो आ रहा है R2, सी से जो आ रहा है R3, मतलब अब आपको R1 का वैल्यू लिखना है। तो R1 का जब वैल्यू लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, ये किन दो रेसिस्टेंसेस के बीच कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए करते क्या है, सबसे पहला काम इसमें क्या होगा, R1 लिखिए, चाहे R2 लिखिए, चाहे R3 लिखिए। इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर डेल्टा है, डेल्टा से स्टार जा रहे हैं, डेल्टा से स्टार जा रहा है तो डिनोमिनेटर सब में कॉमन होगा। डिनोमिनेटर में भी डी है और डेल्टा में भी डी है, तो डिनोमिनेटर सब में कॉमन होगा। तो डेल्टा से स्टार जाएंगे तो डिनोमिनेटर को कॉमन कर दीजिए। कॉमन मतलब क्या कीजिएगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए लिख दीजिए सब में। आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, यहां पर भी डिनोमिनेटर में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए लिख दिए। ठीक है, ये आप लिख दिए। इसके बाद क्या है, न्यूमरेटर में चेंजिंग होगा। क्या होगा, तो R1 का वैल्यू चाहिए तो किन दो रेसिस्टेंसेस के बीच कनेक्टेड है, तो ए बी और सी ए के बीच कनेक्टेड है, इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए, मतलब आर ए बी इंटू आर सी ए। यहां पर आपको R2 लिखना है तो R2 किन दोनों के बीच में कनेक्टेड होगा, तो आर ए बी और आर बी सी के बीच में। तो यहां पर आप क्या लिखिएगा, आर ए बी इंटू आर बी सी। उस तरह से यहां आपको R3 लिखना है, ये R3 है तो ये RBC और RCA के बीच कनेक्टेड होगा, तो यहां आप क्या लिख दीजिएगा, RBC RCA। हो गया, आप डेल्टा से स्टार में आ गए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, जो एग्जाम में आपसे पूछेगा, कई बार तो एग्जाम में आपसे फॉर्मूला ही पूछ देता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा आपको स्टार में वैल्यूज पता है, ये भी 2 ओम है, ये मान लेते हैं 3 ओम है, और ये मान लेते हैं 4 ओम है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसका डेल्टा बताइए, डेल्टा इक्विवेलेंट क्या होगा। ये स्टार में दे रखा है, आपसे पूछा इसका डेल्टा इक्विवेलेंट निकाल कर बताइए। ठीक है, तो डेल्टा इक्विवेलेंट तो अपने मर्जी से यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी लगा लीजिए। अब आपको आर ए बी का वैल्यू निकालना है, आर ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ये स्टार में जब दिया रहता है तो आप क्या करते हैं, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 करते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, R1 R2 बोले तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, 2 गुने 3, 2 गुने 3 हो गया 6, प्लस 3 गुने 4 हो गया 12, प्लस 4 गुने 2 हो गया 8। ठीक है, अब आर ए बी लिखना है, आर बी सी लिखना है और आर सी ए लिखना है। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 6 12 और 12 और 8 20 26 आएगा। तो इसमें इसका सम कितना आ रहा है, 26। तो जाहिर सी बात है सब में ऊपर में क्या आएगा, 26 आएगा, नीचे ही बदलेगा। ठीक है, तो हमको इसका लिखना है ए बी, तो इसके ठीक सामने क्या है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 26/4 कीजिए तो 13/2 आएगा, 13/2 ओम आएगा। इसमें आप आर बी सी लिख रहे हैं, यानी बी और सी के बीच में, तो ये है 2, इसके ठीक सामने 2 है, 2 से डिवाइड कीजिएगा, दैट इज 13 ओम आएगा। ठीक है, अब आपका आर सी ए यहां रहेगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 26/3, यही इतना आंसर हो जाएगा, 26/3 ओम। कन्वर्ट कर लिए आप, इस तरह से आपको कन्वर्जन करने आएगा। तो ये आपको दिया रहेगा तो ये आपको निकालना रहेगा, ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, चलिए उस तरह से आपसे एक डेल्टा में हम सवाल बता देते हैं। आपसे डेल्टा में दिया रहेगा और आपको
स्टार में पूछ लेगा। ठीक है, तब कैसे करेंगे? ये आपको डेल्टा में वैल्यूज दे दिया है। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है। ठीक है, अब आपसे ये डेल्टा में दिया हुआ है, डेल्टा में आपको मालूम है, अब आपको स्टार में वैल्यू पूछ दिया है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा स्टार इक्विवेलेंट होगा, उसमें बताइए। तो भाई यहां पर तो आप कनेक्ट कीजिएगा R1। ठीक है, यहां कनेक्ट कर लीजिए आप R, यहां कनेक्ट कर लीजिए आप R2 और यहां कनेक्ट कर लीजिए R3। यही है, ये A है, ये B है, ये C है। तो अब आपसे पूछ रहा है R1 का वैल्यू कितना होगा। तो आपको हम अभी जस्ट बताएं कि डेल्टा में डिनोमिनेटर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और डिनोमिनेटर कैसे निकालते हैं? इन तीनों को जोड़ के, मतलब 3 + 4 + 2 जोड़ दिए, 3 + 4 + 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 8 9। तो 9 यहां भी होगा और 9 यहां भी होगा। ये तो क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है ये ऊपर R1 निकालना है, तो इन दोनों के बीच में है 2 और 3 के बीच में, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 × 3, 3 दूनी 6। आपसे अब R2 ऊपर लिखना है, यहां पर आप लिख रहे हैं R2। ठीक है, तो R2 किनके बीच में कनेक्टेड है? इनके बीच में कनेक्टेड है। तो 3 और 4 को गुणा करके लीजिए, 3 चौके 12। ठीक है, और ये R3 किसके किसके बीच कनेक्टेड है? 2 और 4 के बीच में कनेक्टेड है। इन दोनों गुणा करके लिख दीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 6/9 आएगा, और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा, इतना ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको ये स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद जो इसमें एक चीज है ठीक है, आपका इक्विवेलेंट जो सर्किट निकालने का प्रॉब्लम है, इसमें हम जितना होगा हो सका सब बता दिए। ठीक है, अब जो है आपका एक वो इंडक्टर अगर आपको रहेगा। ठीक है, इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर है, इंडक्टर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको जब इंडक्टर इलेक्ट्रिकल वालों को सेपरेटली जब पढ़ाएंगे, ठीक है, उनके मेन पेपर के अंदर, तो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है और एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो सिविल और मैकेनिकल वालों को भी पढ़ाएंगे हम आखिरी में, जब वो उस टॉपिक में घुसेंगे तब। ठीक है, तो आपको लेकिन जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर कहीं पूछेगा ना, तो आपको ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग के अंदर तो नहीं ही पूछेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों को उनके मेन पेपर के अंदर पूछ सकता है। तो जब उनका मेन पेपर का पढ़ाई होगा, उसमें वहां पर उस चीज को टैकल किया करेंगे, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सेपरेट एक पूरा चैप्टर ही आएगा उनके लिए। तो लेकिन आप लोग को इसमें सिंपल क्या करना है, सीरीज और पैरेलल देखना है। ठीक है, ज्यादा आपको इसमें लोड लेने वाला चीज, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोड लेने वाला चीज आपको इसमें पूछ लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल जब आप देखिएगा, तो सीरीज में अगर दो इंडक्टर हैं ये, तो जो कॉन्सेप्ट वहां सीरीज का था वही यहां भी रहेगा। दोनों को आप सीरीज में कब बोलेगा? ऐसे कनेक्टेड रहेगा, एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1 और एक का सेल्फ इंडक्टेंस L2 दिया है। तो सीरीज में आप अगर L इक्विवेलेंट निकालिएगा तो L1 + L2 कर दीजिएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं 2 हेनरी है और ये आपको 3 हेनरी है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 2 5 हेनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। पैरेलल में जब रहेगा L इक्विवेलेंट, तो आप निकालने का बेसिक तरीका क्या है? 1/L इक्विवेलेंट करके निकालते हैं, 1/L1 + 1/L2 + सो ऑन, जहां तक भी रहेगा। अगर सिर्फ 2 रेसिस्टेंस है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, L इक्विवेलेंट L1 L2 / L1 + L2, जैसा कि हम लोग रेसिस्टेंस में निकालते थे। ठीक है, तो इंडक्टर का और रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, अंतर आएगा तो वो आपको कैपेसिटर के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग कैपेसिटर का देखते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का जो आपका कैपेसिटर रहेगा, जो आपका कैपेसिटर रहेगा, ठीक है, इसमें भी होगा आपका सीरीज और पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो 2 कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, लाइक दिस। ये 2 कैपेसिटर हैं, तो पहले सीरीज में देख लेते हैं। ठीक है, जब इनका सीरीज कनेक्शन होगा, तो सीरीज कनेक्शन का मतलब हो गया 2 कैपेसिटर इस तरह से
आपस में, एक का कैपेसिटेंस वैल्यू C1, एक का C2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका अगर आपका C इक्विवेलेंट निकालना रहता है तो 1/C इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक, रसिस्टर से उल्टा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन कर लीजिए, ठीक है। अगर दो कैपेसिटर है, सिर्फ दो कैपेसिटर है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। लेकिन ये फॉर्मूला हम बार बार बता रहे हैं कि ये सिर्फ आपको दो कैपेसिटर में काम करेगा। तो दो कैपेसिटर किसमें? सीरीज में। याद रखिएगा, रेसिस्टेंस और इंडक्टर एक जैसा है, कैपेसिटर इनसे ठीक उल्टा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रेसिस्टर और इंडक्टर में पैरेलल में जाता था इस तरह से, लेकिन यहां पर कैपेसिटर में सीरीज में जाएगा, ठीक है। पैरेलल का मतलब दो कैपेसिटर इस तरह से पैरेलली आपको कनेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। C1 और C2, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका C इक्विवेलेंट आप सिंपल लिखिएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन, ठीक है, जितना भी दिया रहा है कैपेसिटर, 2 3 4 जितना भी दिया रहेगा। तो ये आपका जो था कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल था, ठीक है। आई होप आपको ये कैपेसिटर का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन पर बेस्ड सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, इंडक्टर और कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी कभी फंस जाता है, किस्मत खराब रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दो लॉज को पढ़ लेते हैं। एक है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल, नियम, ठीक है। पहला चीज, ठीक है, इसी के पैरेलली हम लोग देखेंगे यहां पर करेंट डिवीजन रूल। पहले तो एक बात क्लियर कट अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये जो रूल हम बता रहे हैं ये एप्लीकेबल है, डायरेक्टली एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ दो रेसिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। अगर दो रेसिस्टेंसेस, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टू रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में हमको मालूम है वोल्टेज डिवीजन हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाएगा। R1 R2 रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R1 में अलग वोल्टेज आएगा, R2 में अलग वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो यहां ये सिर्फ और सिर्फ दो रेसिस्टेंस में ही आप अप्लाई कीजिएगा, दो से ज्यादा में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, फिर कहानी अलग हो जाएगा, ठीक है। कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है तो तुरंत वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका R1 रेसिस्टेंस, ये हो गया आपका R2 रेसिस्टेंस। ये दोनों आपस में कैसे हैं कनेक्टेड? सीरीज में। और यहां पर एक आपका बैटरी है, ठीक है, जिसका वोल्टेज V है, और यहां पर जो आपका वोल्टेज आ रहा है दैट इज V1, और यहां जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज V2। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए V1 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यही वोल्टेज दोनों में बट रहा है, तो ये आपका नोन पैरामीटर रहेगा। तो आपके लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? टोटल वोल्टेज लिखिएगा, टोटल वोल्टेज V लिख दिए। इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? जिसके ऊपर निकालना है, तो R1 का वोल्टेज निकालना है तो R1 पहले लिखिएगा, डिवाइड में इन दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ के लिख दीजिएगा R1 प्लस R2। आपका V1 के क्रॉस वोल्टेज निकल गया, इतना ही वोल्टेज V1 के क्रॉस होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता कि V2 बताइए, तो फिर क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो टोटल वोल्टेज V है, यही बट रहा है दोनों में, तो इसको लिख लीजिए। फिर आप क्या कीजिएगा? V2 किस रेसिस्टेंस में निकालने बोला है? तो ये R2 में होगा। V2 जो है R2 के क्रॉस है, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा R2। फिर डिवाइड में क्या कीजिएगा? दोनों रेसिस्टेंस जोड़ के लिख दीजिएगा R1 प्लस R2। दिस इज योर वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। याद रखिए ये सिर्फ दो ही रेसिस्टेंस में आप लगा सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। इसी तरह से आपका करंट डिवीजन रूल भी होता है, तो ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ दो रेसिस्टेंसेस, वो भी कैसे? पैरेलली कनेक्ट हो तब। ये वोल्टेज डिवीजन कब लगता है? सीरीज कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज डिवीजन लगेगा ही नहीं, वोल्टेज डिवाइड ही नहीं होता है पैरेलल में, सिर्फ वोल्टेज पैरेलल में डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज किस में डिवाइड होता है? सीरीज में। इसीलिए वोल्टेज डिवीजन रूल किस में एप्लीकेबल है?
जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तब। उसी तरह से आपका करंट डिवीजन रूल जो है ये कब एप्लीकेबल होगा, तो इट इज एप्लीकेबल only when two resistances are connected in parallel। अगर दो रेसिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्ट है देन ओनली यू कैन अप्लाई द करंट डिवीजन रूल। ठीक है, तो ये जब पैरेलली कनेक्ट होगा, कितने, सिर्फ दो रेसिस्टेंस, जैसे यहां भी दो ही रेसिस्टेंसेज है लेकिन ये सीरीज में है तो वोल्टेज डिवीजन, यहां भी दो ही रेसिस्टेंस लेकिन किसमें, पैरेलल में, तो करंट डिवीजन। देखिए ये एक रेसिस्टेंस हो गया R1 और ये एक रेसिस्टेंस हो गया R2, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो ये टोटल करंट, ये जो भी V वोल्ट का बैटरी है, ये टोटल करंट कितना दे रहा है, I। ये I यहां आएगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा, I1 और I2 में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए आपको टोटल करंट का पता होना जरूरी है, यानी टोटल करंट कितना, I, इसको लिख दीजिए। इसके बाद जिस रेसिस्टेंस में बोला जाएगा उसके ठीक पैरेलल वाला ब्रांच का रेसिस्टेंस देखिएगा। तो I1 निकालना है तो I1 के पैरेलल कौन है, R2 है, तो आप यहां R2 रखिएगा, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 ऐसे लिखिएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे I2 पूछ देता तो आप I2 कैसे लिखते, तो आप टोटल करंट I लिखते, फिर I2 पूछा है तो I2 के पैरेलल कौन है, R1 है, तो आप ऊपर में न्यूमरेटर में क्या लिखते, R1 लिखता, डिनोमिनेटर में क्या लिखते, दोनों रेसिस्टेंस जोड़ के R1 प्लस R2। तो ये जो हुआ आपका, ये क्या हो गया, करंट डिवीजन रूल हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। लाइक आपसे बोल दिया है, ठीक है, लाइक आपसे बोल दिया है, ये है सपोज दैट 2 ओम और ये है कुछ 3 ओम और यहां एक 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो बोला है 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताइए, V1 का वैल्यू कितना होगा, और 3 ओम के क्रॉस भी आपको बोल दिया निकालने के लिए। ठीक है, यानी V1 V2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा भैया, टोटल हमको V1 निकालने बोला है, V1 लिखेंगे, टोटल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है। ठीक है, और V1 के क्रॉस बोला है तो पहले 2 ओम लिखेंगे, फिर 2 प्लस 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 2 5, 5 दूनी 10, 2 जोड़ 2 मतलब 2 गुने 2 4 वोल्ट हो जाएगा। V1 का वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, 3 दूनी 5 हुआ, 5 से 10 को काटिएगा तो ऊपर 2 बचेगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा। अगर आपसे V2 बोलता निकालने के लिए तो आप टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट रखते, फिर यहाँ क्या रखते, 3 रखते, इसके क्रॉस बोला है, इन दोनों को जोड़ के लिख देते 2 प्लस 3, तो इस बार कितना हो जाता, आपको यहां पर आएगा 2, 3 दूनी 6 वोल्ट। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा वोल्टेज डिवीजन रूल से। ठीक है, सिंपली। अगर ऐसा ही कुछ आपसे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके पूछता तब आप कैसे बताते, अगर आपसे मान लेते हैं पूछ लेता, दो रेसिस्टेंसेज है जो इस तरह से R1 और R2 दो रेसिस्टेंसेज है जो कि आपको सीरीज पैरेलली क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये है 2 ओम का और ये मान लेते हैं 3 ओम का है। ठीक है, यहां से कुछ करंट जो है आपको जा रहा है, मान लेते हैं यहां से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ I1 करंट चला जाएगा, इसमें I2 करंट चला जाएगा। तो I1 का आपसे वैल्यू पूछ लिया है कि I1 का वैल्यू कितना होगा, तो I1 का वैल्यू के लिए टोटल करंट कितना है, 10 एम्पियर। ठीक है, किसमें निकालने बोला है, I1 में, तो इसका ठीक पैरेलल रेजिस्टेंस देखेंगे, दैट इज 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 5 से 2 कट जाए, 5 से 10 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, I2 अगर आपसे पूछ लेता तब होता टोटल करंट, फिर लिखेंगे 10 एम्पियर। ठीक है, और इस बार पूछा है I2 में, तो इसके ठीक पैरेलल कितना है, 2 ओम है, और फिर नीचे में दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 एम्पियर आएगा। तो ये था आपका करंट डिवीजन रूल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, जो एग्जाम्पल दिए उसको 1-2 बार बना लीजिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन वीडियोस को जितना हो सके जरूर से शेयर कीजिए और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।